प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आवां हाँ असद मुमताज़ नाज़रीन वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से अज पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात थी है। मुलाकात में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म के बजट बाबत खदशन का आगाह कंदो गडोगड पीपल्स पार्टी पंजाब वफ़ाक़ी काबीना में शमूलियत बाबत भी गाल बोल कई वी तरीक़े प्रोम जिनसे में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त पीपल्स पार्टी के बजट पे कड़ा खदशा आहिनि वफ़ाक़ी हुकूमत छा उनके हिन वक्त ताईं एतमाद में कोन वरितो जेको प्रोग्राम इन ते भी ॻाल्हाइबो त KPK वफ़ाक़ी हुकूमत KPK जो वज़ीर आला वफ़ाक़ी हुकूमत में को दंगल हले पियो ईअं पियो लॻे ॼण वफ़ाक़ी हुकूमत KPK बिल्कुलु आमो साम्हूं अची विया आहिनि त हिन ॿिन्ही हुकूमतुनि जे छिकताण जो फ़ाइदो सियासी तौर ते कंहिंखे थींदो ऐं छा KPK जी हुकूमत इन पोज़ीशन में आहे त उहा वफ़ाक़ सां छिकताण वारो माहौल बरक़रार रखी सके। इन ॿिन्ही मामलनि ते ॻाल्हाइबो ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब पाण कंहिं तरफ़ मोहताज न आहिनि पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि क़ौमी असम्बली जा मेंबर आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदी नुसरत वाहिद साहिबा पाण तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं असांखे जॉइन कंदो सीनियर सहाफ़ी तर्जुए निगार जनाब मियाँ ताहिर साहब। मिर्ज़ा साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, चलो ये आज फिर ताख़ीर लेकिन मुलाकात हो गई। ये बताइएगा कि सर खदशात क्या हैं पीपल्स पार्टी को बजट पर? हमने पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग की थी जी और 2 दिन मीटिंग रही, बजट वाले दिन और बजट से पहले जी 12 तारीख को 11 तारीख को। तमाम MNAs से हमारे रिजर्वेशन दिखाए सेनेटर्स ने कि जिस तरह से हमको मुस्लिम लीग नून ट्रीट कर रही है, मशावरत में हमें शामिल नहीं कर रही है। और फिर जो एग्रीमेंट साइन किया था जब हमने हुकूमत साजी की थी, मुस्लिम लीग नून को बनाया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, जी तो उस पर सर्टेन एग्रीमेंट में कुछ शराइत थे जो एग्री किए थे, वो 50 से ज़्यादा फीसद अमल दरामद नहीं हुआ। हमने ये भी तय किया था कि PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एलोकेशन जो है वो डिस्कस करके रखी जाएगी सूबों की, उसमें भी हमें मशावरत नहीं की गई। पंजाब में बिल्कुल हमको स्पेस नहीं दे रहा है, वहाँ पे हमें अपनी हुकूमत में एडमिनिस्ट्रेशन में हमें मुश्किलात हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमने तय किया कि हम एब्सटेन करेंगे बजट में, और हमने बजट के 2 इजलासों में हिस्सा नहीं लिया। आज भी हम बगैर हिस्सा लिए हम अभी कौमी असम्बली से आए हैं जी। लेकिन आज मीटिंग हुई है, उसमें सुना शहबाज शरीफ साहब और उनकी सीनियर रहनुमा थी और बिलावल साहब से मीटिंग हुई है। बिलावल साहब ने अपना खदशा रिजर्वेशन बतलाई है और उन्होंने उसको पे अमल दरामद करने की यकीन दहानी दिलाई है। तो वो डिपेंड करता है पार्टी की सीनियर लीडरशिप पे कि वो क्या हिदायत देते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को रवैया बदलना पड़ेगा। अलीफ को अलाइज को जब साथ लेके जाते हैं जी, आप साथ लेके चलते हैं तो मुशावरत भी की जाती है, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं और हम कोई अच्छी गुडविल उनको देखी ही जाते। हमें मुशावरत में शामिल करा, बिजनेस कम्युनिटी को में फेस करना मुश्किल हो रहा है। बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर खासतौर से एक्सपोर्टर्स के ऊपर 1% के टैक्स रजीम थी वो हटा के नॉर्मल टैक्स रजीम में ले आए, फाटा के फैसले हुए। तो ये वो चीजें बिजनेस कम्युनिटी को हमने फेस करना है। तो हमें उसमें मुशावरत में अगर रखते, हमें बराबर के शरीक रखते तो ये ज्यादा बेहतर होता है, जो उन्होंने नहीं किया और जिसकी बुनियाद पे हमने 2 इजलासों में टोकन पार्टिसिपेशन किए। हमारी कोई पार्लियामेंट जो है उसने हिस्सा नहीं लिया है। अच्छा मिर्ज़ा साहब ज़रा ये बताइएगा कि आप खुद भी एक माशी माहिर भी हैं और मैशत को बेहतर अंदाज से समझते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि इस मरतबा जो टैक्स लगाया गया है और स्पेशली जो पगारदार तबका है, आप समझ रहे हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया है, पहले ही पगारदार तबके की हालत बहुत बुरी है, इस पर क्या अब भी नज़रसानी के इम्कानात हैं? जी, अभी तो बजट पास होना है, हमने बहस करनी है, 28 तारीख तक बजट पास होगा। तो हम तो ये तमाम चीज़ें जो हम समझते हैं मुल्की मफाद में नहीं है, सनत के मफाद में नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी सही उस पर एहतजाज कर रही है, तो हम उनके आवाज़ को बिल्कुल। और हमने ये देखना है क्योंकि इस बजट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की वसूली नज़र आ रहा है। इसमें एक्सपोर्ट के बढ़ने का हिकमत अमली नहीं नज़र आ रही, इसमें FDI के लाने की हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही,
इसमें सनतकारी मुल्क में हो, जी नई मुलाजमतों के मौके पैदा हो, उसकी वो नहीं आ रही है कोई सिमत नजर। सिर्फ एक सिमत नजर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए जी और उसमें तनख्वाहदार तबके पे भी टैक्सेस में इजाफा किया गया है जी। और बाकी जगहों पे भी आपको हर जगह पे जहाँ जेब में हाथ आ सकता था इन्होंने डाला है। अच्छा मिर्जा साहब, आप बुनियादी तौर पे माशी माहिर की हैसियत से भी ज़रा हमें समझाइएगा कि आपकी नज़र में क्या कितने बर टैक्स होना चाहिए। अब तो 50,000 जिसकी तनख्वाह है, 50,000 1 रुपया, तो उस पर भी टैक्स लग किया गया है। तो आप अगर बजट बनाते तो आप कितनी लिमिट रखते सर इसमें? देखिए, हम तो ये है कि सैलरी तबका वो है जो ऑलरेडी टैक्स नेट में उस बेचारे का डायरेक्ट टैक्स कट जाता है एट सोर्स, सही है, वो चाहे या ना चाहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि नए टैक्स पेयर को लाएं। आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 9% है और उसको लेके जाना हमने 14% तक। तो हर साल 2% तक आप बढ़ाएंगे तो 3-4 साल में 15-16% हो जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन आप नए टैक्स पेयर्स को लाएं। अब नए टैक्स पेयर में उनको लाएं जो रजिस्टर्ड नहीं है। अभी जो स्कीम आपने ताजिर दोस्त बनाई है उसमें 32,000 लोग टोटल शामिल हुए हैं, लाखों ने होना है उसमें। उस पे वो अपनी कंसंट्रेशन करें, उस पे वो अपना जोर डालें, ना कि ये है कि जो आपका ऑलरेडी टैक्स नेट में है उसी पे आप दबाव डाल के मजीद टैक्सेस का दबाव डालें। अच्छा मिर्जा साहब, अब ज़रा इस पे भी बात कीजिएगा कि क्या कोई इम्कानात हैं आज जो मुलाकात होने जा रही है, आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का प्रेशर और आवाम का प्रेशर में वफाकी हुकूमत बैकफुट पे जाएगी? प्रेशर है, यकीन दबाव है। पीपल्स पार्टी एक बड़ी अलीट पार्टी है और जहाँ तक आपका सवाल था कि हम हुकूमत में काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं कि नहीं, अभी तक पार्टी की तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं है कि हम काबीना का हिस्सा बने, हम वजारतें लें। और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, हम लोग मीटिंगें मुसलसल हमारी जारी हैं बिलावल साहब के साथ, चेयरमैन साहब के साथ। मुझे तो कहीं पे भी अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला है। आगे का मैं कह नहीं सकता, हालात बदलते रहते हैं। जी। अच्छा मिर्जा साहब, ज़रा इस पे भी बात कीजिएगा कि आज उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि ये जो बजट है ये इकनॉमिक हिटमैन ने बनाई है, जो हुकूमत और जो रियासत यानी पाकिस्तान और अवाम के खिलाफ है। क्या आपको भी लगता है कि ये वफाकी हुकूमत ने ये बजट नहीं बनाई, किसी और ने बजट बनाई? इकोनॉमिक हिटमैन वही लोग होते हैं जो IMF वगैरह के जी फ्रंट मैन होते हैं, जो IMF के बिहार के ऊपर हुकूमतों में काम कर रहे होते हैं। जी वही किताब भी है इकोनॉमिक हिटमैन की। तो इस बार की बात तो सही है, हम IMF की जो शराइत है वो बजट में डाले गए और वो बजट उसके अंदाज में बनाया गया है उन हदायत को पूरा करने के लिए। तो लेकिन IMF का एग्रीमेंट मैं कहता हूँ हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसमें हमें कोई डील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बिलखुसूस कर्जों की अदायगियाँ जो बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ हैं वो करना पूरा मुश्किल हो जाएगा। हमें शॉर्टफॉल है जो इस IMF के प्रोग्राम से पूरा होगा। तो मिर्जा साहब, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए और आपने IMF का जिक्र भी किया है, तो हम एक बड़े पैकेज के लिए, बड़े लोन के लिए अब अप्लाई करेंगे। उससे पहले भी हम ये सारी प्रैक्टिस उसके लिए ही हो रही है। तो आपको लगता है कि उनकी जो हिदायत थी उस पर हमने उस पर जो है वो काम करना शुरू किया है, हमने मुकम्मल काम किया है, कोई बड़ा मसला नहीं होगा? काफी हद तक हमने अमल कर लिया है और मेरा आपको इतने ही मैं इशारा दे सकता हूँ कि अल्लाह ने चाहा IMF का एग्रीमेंट हो जाएगा। ये 4 से 5 साल की मुद्दत के लिए होगा, इसमें रिव्यूज होंगे और ये $6 बिलियन तक पहुंच सकता है जो हमारा शॉर्टफॉल है। तो मेरा साहब क्या समझते हैं कि लोन मिलने के बाद क्या इन्फ्लेशन रेट में कोई कमी आएगी या एक मरतबा फिर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी या दीगर कीमतें बढ़ेंगी? तो एक मरतबा फिर तो बढ़ा दी है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवर 20 रुपए फी लीटर बढ़ा दिया है,
60-80 रुपए कर दिया है। वो भी IMF की शराइत थी, IMF के कहने पे किया गया है। तो क्या सर फिर क्या और मजीद हालात खराब होंगे, कुछ और मुश्किलात होंगी पगारदार तबके को? मेरे नजदीक महंगाई बढ़ेगी। अल्लाह ना करे ये सही हो, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये चीजें, आपने ज़राई अजनास पे, आपने ज़राई इनपुट्स पे टैक्स लगाए हैं, तो अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 20 रुपए का लीवे में इजाफा करा है, तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ महंगाई को टिकर करेंगे, महंगाई में तेजी आएगी। तो फिर मेरा साहब वे फॉरवर्ड क्या है आपके पास, किस तरह से निपटा जाए? देखिए, IMF के प्रोग्राम का तो वे फॉरवर्ड कोई नहीं है, वो तो हमने जाना ही जाना है और करना ही करना है। हमें थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाना था, जिसमें FDI को, नई सनतकारी को फोकस रखना था। लेकिन इस बजट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की वसूली को तरजीह दी गई है। में सां ॻाल्हाए रहियासीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात थी आहे। पीपल्स पार्टी बजट ते पंहिंजा ख़दशनि जो इज़हार करे पई वज़ीर आज़म सां। इन विच में इहा पिणु ख़बर आई आहे त को वॾो ब्रेक थ्रू थियण वारो आहे। बाज़ाब्ता तौर ते पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी काबीना ऐं पीपल्स पंजाब हुकूमत में हिसेदार थिए पई। हाणे इन हवाले सां इनसाइड छा आहे ऐं हीअ जॾहिं मुलाक़ात हींअर वक़्तु असांजो प्रोग्राम पियो हले ऐं वज़ीर आज़म हाउस में मुलाक़ात पिणु जारी आहे, त इन हवाले सां इनसाइड छा आहे? छा वाक़ई पीपल्स पार्टी शमूलियत जो अख़्तियार जो फ़ैसिलो कयो आहे? इन ते बि ॻाल्हायूं था। इन ते बि ॻाल्हायूं था त अॼु क़ौमी असेंबली जे इजलास में उमर अयूब ख़िताब कंदे चयो आहे त हीअ जेका बजट आहे उहा अवाम ऐं पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ इकनॉमिक हिटमैन ठाही आहे। PTI खे इन बजट ते कहिड़ा एतिराज़ आहिनि? प्रॉम्प्ट जिनिस में इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। नुसरत वाहिद साहिबु असांखे जॉइन कयो आहे, तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻुवाण आहे, क़ौमी असेंबली जी अॻूणी मेंबर आहे। नुसरत साहिबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा नुसरत साहब, ये ज़रा बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ात हैं कि जो बजट बनाया गया है वो कम से कम अवाम दोस्त नहीं है, वो पगारदार तबका तो उसकी तो चीखें निकाल दी हैं इस बजट ने, और जो टैक्स इसके बाद जो लगेगा उसमें तो और मज़ीद चीखें निकलनी है। लेकिन PTI को क्या एतराज़ात है? क्या PTI भी समझती है कि ये बजट जो है वो वफाकी हुकूमत ने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया? जी, ये आजकल चल रहा है ना कि वो बिलावल ने शिकायत की वज़ीर आज़म से कि बजट बनाने से पहले आपने हमसे मशवरा नहीं लिया, तो उन्होंने कहा हमसे भी मशवरा नहीं लिया गया, हमें भी बस दे दिया पढ़ने के लिए, हमने पढ़ दिया। तो ये इस किस्म के हालात है यहाँ पे, तो आप देख लें क्या किस किस्म का बजट होगा। ये मेरे ख्याल में जिस मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और जिसकी मईशत मकरूज है और हिचकियाँ ले रही है जिसे कहना चाहिए, उस और हमारे समाज में आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खौफ और बदअमनी की लहर है। वहाँ समाजी तकसीम के सबब नफरत बढ़ रही है, और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब लफ्ज़ों की गोरख धंधे में लोगों को फंसा रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल इन्होंने बना दी कि लोग समझ रहे हैं कि बहुत ही कोई अच्छी वो चीज़ बना के लेके आ रहे हैं, हमें देंगे, लेकिन असल में इस जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसकी उनकी कोशिश बिल्कुल पानी फिर जाता है जब हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा कम से कम 2,80,000 का मकरूज होगा। जी। दुनिया में बहुत सारी रियासतें ऐसी होती हैं जहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हुकूमत की तरफ से फंड मिल रहे होते हैं, तो फिर कवायद आ रहते हैं और तरह की चीजें आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो बच्चा पैदा होता है तो उसको 2.5 लाख से ज्यादा कर्जदार है वो, जो कि ना उसके बाप ने लिया ना उसके दादा ने लिया। जी। वो हुकूमत उसको भर रही है, इस किस्म की चीजों में डाल रही है कि वो अपनी जिंदगी किस तरह गुजारेगा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि ये लोग किस तरह जीते हैं, किस तरह रहते हैं। कि आप ये देखें कि मजमूई कर्ज ऑफ पाकिस्तान में 67,580 अरब रुपए है। हम लोग कैसे उतारेंगे इससे? जो हमारे देसी कम वलायती वज़ीर खजाना है जिन्होंने बाकी बजट को पेश किया है, उनके ख्याल में पेंशन जो है 6,600 अरब, पैदावार का 10 अरब मुलाजिम तनख्वाहों का बजट, 7 अरब कंटेनमेंट बोर्ड के तालीमी इदारों का, 14 अरब अलग से है। आप उस दफाई बजट में ढूंढने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि उन्होंने हर चीज को अलग अलग करके बता दिया। पहले दफाई बजट एक होता था, उसमें ये सारा कुछ होता था, लेकिन अब उन्होंने हर चीज को अलग अलग करके बता दिया कि ये ना हो कि लोग कहें कि दफाई बजट इतना सारा क्यों बना दिया। तो
बात तो इतनी सी है, इनको ये एहसास नहीं हो रहा कि होना क्या है, बनना क्या है इस मुल्क का, क्योंकि ये लोग सारी उम्र नहीं रहेंगे, इसके बाद इन्होंने जाना है यहाँ से। जब चले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, कौन चलाएगा इस मुल्क को जो इस बुरी हालत तक इसको पहुंचा सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सब तो जानबूझ के हो रहा है। पाकिस्तान को इस जगह पे लेके आने का एक बाकायदा प्लान बनाया गया है ताकि पाकिस्तान से गौर फॉरबिड, खुदा न खास्ता, हमारा एक्टिव प्लान न ले लिया जाए। जिस तरह आपको पता है यूक्रेन का लिया गया और उसके बाद यूक्रेन का क्या हशर हुआ, अमेरिका ने कहा हम आपकी मदद करेंगे। वो मदद क्या करेंगे, उनकी चूंकि वेपन बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है इसलिए उन्होंने उनको वेपन दे दी, चलो जी लड़ाई हो। अब उसके बाद करोड़ों मर जाए, जितने मर्जी मर जाए, बाद में एक आ जाएगा जी अमन कर लें, जी जंगबंदी कर लें, उससे पहले जो मर्जी जितना मर्जी नुकसान हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज एक किसी मुल्क के वजीर खारजा के साथ वजीर खारजा खड़ा था, उसकी मौजूदगी में उसने कहा दुनिया में 3 ईवल हैं, एक अमेरिका, एक इसराइल और रशिया। ये लोग हर वक्त किसी न किसी मुल्क के ऊपर इनका कब्जा होता है और इस सूरत में होता है कि उनका वेपन बिकता है, उनके वेपन बिकते हैं कि कहीं जाके तेल के चक्कर में उस मुल्क को दहशतगर्द बना देते हैं। 911 फेक करके आप देखें किस तरह मुसलमानों की जिंदगी जीलन हुई। पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो सरबराह थे उनको किसी न किसी हालत में उनको कत्ल कर दिया गया, फांसी दे दी गई, कुछ न कुछ कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान में हुआ तो हम लोग किधर जाएंगे, मुझे बताइए। फिर वो फरमाते हैं कि नॉन फाइलर जो है उनकी कॉल्स के ऊपर 25% टैक्स उनको देना होगा। अब उनसे पूछे कोई कि नॉन फाइलर किसको कह रहे हैं, वो मजदूर जो दिहाड़ी कमाता है कोई 600, 700, 1000 रुपए, वो नॉन फाइलर है, या देहात में जो लोग रहते हैं वो नॉन फाइलर है, या वो औरतें जो घरेलू औरतें होती हैं उनको क्या पता कि फाइलर और नॉन फाइलर क्या चीज होती है। किस किस्म की बातें हैं ये। मुझे लगता है किसी उसमें रहते हैं ऐसी दुनिया में जिसका इनको अंदाजा ही नहीं है कि क्या हो रहा है। इनको पाकिस्तान की मईशत के बारे में, लोगों की नीड के बारे में इनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। अब आप देख लें एक आदमी की 3 लाख रुपए तनख्वाह, अगर वो 3 लाख रुपए तनख्वाह है उसकी, तो वो साल के आखिरी 2 महीने जो तनख्वाह है वो सारी उसकी टैक्स में जा रही होगी जी। जब एक आदमी इतना ज्यादा टैक्स दे रहा होगा तो मुझे बताएं वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, कैसे वो बच्चे पालेगा, कैसे स्कूल भेजेगा, कैसे उनकी तालीम और तरबियत के बारे में। लेकिन मुझसे साहब आप नहीं समझती कि ये हुकूमत ये सब कुछ, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि IMF का दबाव है और IMF ने जो प्लान दिया है उस पर अमल करना है। अगर अमल नहीं किया तो फिर IMF का लोन नहीं मिलेगा, IMF के पास नहीं गए तो फिर मुल्क चल नहीं पाएगा। हम इस नहज पे पहुंचे हैं कि IMF ने ही हमारे सब फैसले करने। तो आप नहीं समझती कि इकोनॉमी को आप जी बोलें जी तो IMF नहीं अब हमें डिक्टेट करना है कि हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो आप नहीं समझते कि इस सूरत हाल में इस तरह का बजट ही बनना था? देखिए IMF से अभी पिछला मिला था बजट हमें निगरान हुकूमत का, उससे पहले जो शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे वजीर आजम में, उस वक्त हमें मिला था जिसमें खान साहब से वो साइन करवाने गए थे, जवान पा के आप साइन करेंगे तो हम देंगे। वो उसका क्या हुआ, वो जो वहां से पैसा आया उसका क्या हुआ मुझे बताएं। नेशनल असेंबली की MNAs को नून लीग ने 1-1 अरब रुपया दिया जाने से पहले, असेंबली डिसॉल्व होने से पहले। और इसी तरह जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको आज भी मैंने देखी है तस्वीरें, ऐसी शानदार नई गाड़ियां उनको बड़ी बड़ी, ये भी नहीं कि कोई ऐसी टोला देती है, कोई इस तरह की चीज देती, बड़ी गाड़ियां जिसे कहना चाहिए वो उनको दी गई हैं। किस खुशी में भी क्या हो गया ऐसा, क्या ऐसा कर लिया है आपने? उनकी बेगम साहब को चाहिए टायरों के लिए 350, उनको नया हेलीकॉप्टर चाहिए। कोई वो IMF को जो पैसा आएगा वो सारा इसी तरह जाएगा। तो उसने अपने पैसे को वापस लेना है ना किसी न किसी सूरत में, तो वो कैसे ले मुझे बताएं। वो यही कहेगा ना कि तुम टैक्स लगाओ ताकि हमारे पैसे हमें वापस कर सको। पैसे तो वापस नहीं होंगे। आप देख लें कि फर्स्ट प्रायोरिटी से निकाल के चाइना ने हमें प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया। इतना बड़ा एंटोराज लेके चले गए जैसे किसी की बारात में जा रहे हैं। मुल्क इस हालत में पहुंचा हुआ है और ये क्या कर रहे हैं, कोई इनको एहसास हो रहा है इनकी रियासतों में इतना सा फर्क पड़ रहा है। वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ जाता है, फलां का बजट बढ़ जाता है, इतने सारे इनके ऑफिस हैं उस टाइप के जो पॉलिटिकल लोगों के होते हैं। खान साहब ने तो कोई इस तरह ऑफिस बनाया था, उन्होंने तो कनीगाला को भी नहीं बनाया था, वो वज़ीर आज़म हाउस पे रहते भी नहीं थे वो बेचारे।
तो नुसरत साहब आप बताइएगा कि फिर पीटीआई के पास वे फॉरवर्ड क्या है? अगर पीटीआई की हुकूमत होती और उनको इस सूरत हाल में बजट बनाना पड़ता तो आपके पास क्या ऑप्शंस थे, क्या किस तरह का बजट बनाती आप? अगर नंबर एक, तो अगर पीटीआई की हुकूमत होती तो ये वाली सिचुएशन ही नहीं होती, यहाँ तक हम पहुंचते ही नहीं। आपको पता है कि जिस वक्त छोड़ा है, जिस वक्त इन लोगों ने निकाला है कॉन्फ्रेंसिंग करके, सारी बाजवा साहब ने और बाकियों ने मिलके, ये वो उस वक्त हम 6.3 पे जा रहे थे जी, उसको इन्होंने -24 पे कर दिया है। जी, इनकी रिएक्शन ही खत्म होती ना जब तक खर्चा, उस आदमी ने एक एक पैसा, एक एक पेनी जिसे कहते हैं ना, वो बचा के उसने ये सब कुछ किया था। पानी की आधी बोतल होती बचती थी ना, वो हाथ में उठा के ले जाते थे, पानी जाया नहीं करता। इन लोगों से कोई पूछ ले, इनको पता है कि बचत क्या होती है। ये सिर्फ मुल्क में कमाने आते हैं, वो पैसा बाहर भेजने आते हैं, उसके बाद भी जनाब साहब जैसे ही जरा और हालात खराब होंगे ये गायब हो जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद अवाम जाने और बस अवाम जाने। नुसरत साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि आप ज़रा जो केपीके की सूरत हाल है और जो केपीके का वज़ीर आला जिस तरह के स्टेप ले रहा है, आप ज़रा अपनी पार्टी का इस हवाले से भी हमें मौक़िफ़ दीजिए। क्या आप समझ रही हैं कि अगर केपीके में बिजली का बहरान जो आपकी पार्टी और आपका वज़ीर आला कह रहा है कि बहुत संगीन है, तो क्या कोई रास्ता रोकने और वफाक के साथ बाज़ाब्ता तौर पर टसल का मूड रखती है केपीके की हुकूमत और पीटीआई? देखिए, हम लोग कभी भी इस किस्म की तहरीकों में नहीं पड़े कि हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या हम तकरीबकारी करें या कोई इस किस्म की चीज करें। लेकिन जब एक बिजली वहां से पैदा हो रही है, जब पैदा हो रही है तो भाई उनको दो। कश्मीर के लोगों ने देखा है ना, वो सारा हंगामा करके अपना ले आए 3 रुपए पता नहीं किस पे यूनिट पे। तो यहाँ जब बिजली पैदा हो रही है, इनको 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वो आवाम का नुमाइंदा है, वो इनकी तरह जाली 47 पे नहीं आया हुआ, वो 45 पे वो वजीर आला बने। तो उन्हें अपने लोगों का ख्याल रखना है। अगर वो चले गए रेडियो स्टेशन जाके, उन्होंने एक शेड्यूल बना दिया है कि 12-12 घंटे होगी, क्योंकि बाकी इलाकों में अगर 8 घंटे हो रही है तो यहाँ उनको भी 12 किया जाए और हम बाकी लोगों को भी 12 किया जाए। ये क्या तरीका हुआ? जो आदमी गरीब है, जो कुछ कर नहीं सकता, उसको 18 घंटे की लोड शेडिंग दो। एक पंखा तक ना वो चला सके बेचारा। जी, इतनी नाइंसाफी कोई कैसे कर सकता है, कैसे सोच सकता है? जस्ट बिकॉज कि वो पठान है, वो खान साहब की कौम से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको पीछे जाओ। सारी उम्र से यही हो रहा है, सारे बॉम्ब वहां पर गिरते थे, सारा सब कुछ वहीं पे होता था, कारगिल किलिंग सारी वहीं हो रही है। क्यों नहीं हुआ हमारे जमाने में? 3-3.5 साल में क्यों नहीं हुआ कोई इस तरह का? क्योंकि वी डिडंट वांट इट कि हम दुनिया को वो वाली शक्ल दिखाएं अपनी कि हम तकलीफदार लोग हैं। हम नहीं हैं। हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है सब कुछ, बाकायदा प्लान किया जाता है ताकि शायद कुछ फंड मिल जाए। कुछ फंड मिल जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा? वो तो तुम ही लोगों ने लेके भाग जाना है बाहर, किसी न किसी सूरत में पहुंचा देना है। वो गंडापुर अगर कुछ कर रहे हैं ना, तो वो एक प्रॉपर नुमाइंदा है केपीके की आवाम का। अच्छा नुसरत साहबा, ये जो लोड शेडिंग का मामला है, ये फ़कत केपीके का मामला नहीं है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शदीद लोड शेडिंग हो रही है और कराची में आप बैठी हैं, हम भी यहाँ कराची में हैं, और जो कराची की सूरत हाल है उससे भी आप बखूबी आगाह हैं। चलें, आपकी सिंध में हुकूमत नहीं है, लेकिन आपकी एक पार्टी स्टैंड करती है। आपको सिंध के लोगों ने, कराची के बाकी कराची शहर के लोगों ने भी आपको मैंडेट दिया है। तो क्या आप पीटीआई इस तरह का प्लान यहाँ पे भी करने का सोच रही है कि कोई बहुत बड़ा धरना दिया जाए लोड शेडिंग के इशू पे? नहीं, अभी तक तो इस तरह का नहीं है। अभी तक तो हम सिर्फ खान साहब की रिहाई के लिए फ्राइडे को प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर। ठीक है, इंशाल्लाह चलती रहेंगी। और बिजली की लोड शेडिंग का तो वज़ीर आला साहब को खुद ख्याल करना चाहिए कि वो पता नहीं 4-5वीं दफा वज़ीर आला बने। कुछ तो अपने सूबे के लोगों के हालात को बदलने के बारे में सोचते हैं। बहुत पत्थरबाजी कर ली, बहुत सामान जी, बड़ी जायदादें बन गई। अब थोड़ा सा अपने लोगों का ख्याल जी। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहबा, आपने अपनी पार्टी का और अपना मौक़िफ़ दिया। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी मियां शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात थी आहे। केपीके ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जे दंगल में सियासी फ़ाइदो कंहिंखे थींदो, इन ते प्रोग्राम जे हिन हिस्से में ॻाल्हाईंदासीं। मियां ताहिर साहब असांखे जॉइन कयो आहे। कंहिं तरफ़ जा मोहताज न आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। मियां साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी मियां साहब, क्या इंसाइड है, क्या
जो एतराज़ात हैं बजट पे बिलावल भुट्टो साहब के, क्या शहबाज शरीफ मान जाएंगे कि बजट में जिन जिन नुकात पे पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है, स्पेशली टैक्स के नुकात पे, क्या कोई तरमीम या नज़रसानी के इम्कानात हैं? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ बात करूंगा। जी प्लीज। जो पीपल्स पार्टी जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और असल जो ब्रेन है वो आसिफ अली जरदारी, तो उसको 2-3 एज हासिल है। एक तो ये है कि वो सिंध से हैं, तो बर्डन उन्होंने नहीं लिया हुकूमत बनाते वक्त। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, तो चूंकि आप बड़े सूबे से हैं, चूंकि आपने सीटें ज्यादा ली हैं जी, तो इसलिए हुकूमत आप बनाएं, तो हम आपका साथ देंगे और लेटर ऑन हम देखेंगे जिस तरह से हमारी पार्टी ने इजाजत दी। तो ये एक सियासी हिकमत अमली थी जी। अब ये इस सूरत हाल में उन्होंने इससे फायदा ही उठाया अब तक। ये अलग बात है कि हमारी मुलाकात जब होती है पीपल्स पार्टी के कुछ सरकर्दा MNA से, तो वो बड़े बेचारे एंक्शियस हैं कि यार जल्दी करें, आप वजारत भी मिले। तो लेकिन बहरहाल वो तो एक इंडिविजुअल लेवल पे हर जगह होती है, इंफरादी सतह पे हर जगह पे लोगों की ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन पार्टी जो पॉलिटिक्स है उसमें पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रही है, और ये पॉलिटिक्स ही कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कि जब ये फार्मूला तय पाया था शराकत इक़्तिदार का, तो ये तय हुआ था, किसी को ये अच्छी लगे आपको या किसी और को बात या ना लगे, ये तय हुआ था कि एक जो वजन है इसको 50-50 उठाया जाएगा। 50% नून लीग शेयर करेगी, 50% ही पीपल्स पार्टी शेयर करेगी। जो बर्डन है, बर्डन आपको पता है कि क्या है, सिर्फ हुकूमत में आने का ही बर्डन नहीं होता, जो हमारे मुल्क में जो बर्डन है वो बहुत बड़ा है जी। तो इसलिए उस बर्डन को तो शेयर करना है। जब उस बर्डन को शेयर करना है तो फिर आपके पास जितना सा मार्जिन है उसमें आप सियासत खेलते हैं, तो आप एक स्मार्ट गेम कर लेते हैं, आप इस काबिल हैं तो आप कर लेते हैं, तो वो कर रहे हैं जी। शहबाज शरीफ के पास ये रूम नहीं है, वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर सकेंगे, वो सियासत से फायदा इस सूरत हाल में फायदा नहीं उठा सकेंगे। वो हर नेगेटिव का बोझ अपने सर पे लेंगे और पीपल्स पार्टी पूरी बात करके फिर उस बोझ को शेयर करेगी। तो एक लेवल पे जाके उन्होंने सियासत खेल ली है और लोगों को ये मैसेज दे दिया है कि हम भाई बड़े असूली बातें कर रहे हैं। हालांकि जी असूल यहाँ क्या है? असूल ये है कि IMF का बर्डन है, उसको शेयर करना है, बस बात खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं है। IMF का बजट बर्डन है, उसका बजट है, उसको सब ने उठाना है। जिसने सर दिया था इस तख्ते को उठाने में, वो सब पे वो बोझ आएगा, एक जैसा आएगा। हाँ, आप उसको साइड पे होके दूसरी साइड पे मुंह करके लोगों को बता के अपनी जरा बना लेते हैं सियासत में, तो ये वो चल रहा है। हो जाएगा ठीक, मेरा ख्याल है कि अभी मीटिंग जारी है। पहले तो उन्होंने जाने में ही ताखीर की है, बड़ा इंतजार करवाया है शहबाज शरीफ को 4-5 घंटे इंतजार करवाया। अब वो गए हैं, अब वो जाहिर है कि उनके मुतालबात भी कुछ ना कुछ होंगे, क्यों नहीं होंगे। सिंध के वफाक में बहुत से मुतालबात हो सकते हैं कि जी आपकी फलां जगह पे फंडिंग होनी थी, आपने नहीं की, फलां जगह पे होनी थी, आपने नहीं की। तो वो सारा काम, ये सारी बातें होंगी। अच्छा मियां साहब इस पे भी आएंगे, लेकिन क्या आपके पास कोई इनसाइड है कि ये ताखीर क्यों हुई है? मिसाल वजीर आजम का शेड्यूल और दीगर जो लोग होते हैं इनका तो शेड्यूल होता है और इनकी मुलाकातें होती है, ये 4 घंटे आज इंतज़ार कराए। चले बिलावल साहब अगर ताकि वहाँ इंतज़ार करते हो तो समझ में भी आता है, इस वक्त उनके पास कोई बड़ी मिनिस्ट्री नहीं है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। चले कौमी असम्बली के मेंबर या पार्टी चेयरमैन तो हैं, लेकिन पब्लिक उस पर, लेकिन वजीर आजम को 4 घंटे तक इंतजार कराया। पहली बात तो यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं जी। उन्हें हम वैसे इन लाइटर मूड चाचू कहते हैं जी। तो चाचू को कोई मसला नहीं होता कि इंतजार करा भी ले, वो बैठे होते हैं हर वक्त तैयार बातचीत करने के लिए। दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ मैं जिस तरह से इतनी लंबी तमहीद बांधी, इसीलिए है मैंने यही कहा कि पीपल्स पार्टी स्मार्ट गेम कर रही है। दिस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट स्मार्ट गेम कि जाना भी है तो जरा तवज्जो हासिल की जाए। मतलब ये कि ऑप्टिक्स की गेम है कि लोग देखें कि अच्छा पीपल्स पार्टी जा रही है, अच्छा अभी तक नहीं गई, अच्छा, तो वो तवज्जो होती है, तो वो है, तो यही सियासत है। तो वो कर रहे हैं जो उनका हक है और वो कामयाबी से कर रहे हैं।
और मेरा ख्याल है कि इसको वो अपने फायदे में ही आगे लेके चलेंगे। अल्टीमेटली देखें, बजट तो पास होना है वरना हुकूमत खत्म। तो हुकूमत खत्म करना तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना पीपल्स पार्टी कर सकती है और ना ही नून लीग कर सकती है। तो इसलिए वो भी बड़े आराम से बैठे हुए थे उस दिन से, और पैगाम उन्होंने छोड़ दिया था कि आ जाए मिलके बैठकर बात करते हैं। तो उन्होंने भी अपना टाइम ले लिया, उन्होंने भी उनको पैगाम छोड़ के बैठे थे इसीलिए, क्योंकि पता है कि इन्होंने आगे करना ही करना है, होना ही होना है। जिनका इशू है उन्होंने करवाना है। देखिए बजट जो है वो मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया, मैंने पिछली दफा भी आपके प्रोग्राम में कहा था, हु इज मोहम्मद औरंगजेब, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। वो कहीं पीपल्स नून लीग का बंदा नहीं है। तो जिनका बंदा है वो उन्होंने बजट पेश करवाया ना। तो वो अलग बात है कि बजट जो है वो दिन ब दिन जो है वो रिवर्स भी हो रहा है, बहुत सी चीजें जो है वो रिवर्स होती जा रही हैं, तो और भी होंगी, इसलिए कि कच्चे काम होते हैं ना। जब कोई पॉलिटिकल फिगर जो है वो सोच समझ के और पार्टी की विजन के साथ को बजट लेके आते हैं, तो फिर वो इस तरह नहीं होता। अब ये जो कुछ हो रहा है इसमें कभी कोई चीज वापस हो जाती है, कभी कोई चीज वापस हो जाती है। दूसरे दिन वजीर आजम ने सनतों के लिए जो बिजली के 10 रुपए कम कर दी, 10 रुपए कम यूनिट कर दिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप मियां साहब। लेकिन ये केपीके में क्या हो रहा है सर? ये केपीके का वजीर आला इतना एग्रेसिव कैसे? नहीं देखें, ये फिर वही बात करूंगा अगेन, जिस तरह पीपल्स पार्टी जरा महज़ब अंदाज में कर रही है, वही काम जो है वो अली अमीन गंडापुर सुल्तान रही के स्टाइल में कर रहे हैं। और ये स्टाइल जो है ये नवाज शरीफ अपना चुके हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ। उन्होंने उस वक्त पूरे पंजाब ने सूबे की हैसियत से वफाक के खिलाफ एक बगावत किए रखी थी, और वो ज्यादा खतरनाक थी। उससे तो उनकी हुकूमत भी जाती रही बाद में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की। ये हुकूमत तो अली अमीन गंडापुर की वजह से नहीं जा सकती, क्योंकि केपी जो है वो तो हुकूमत नहीं गिरा सकता। लेकिन ये एक स्टाइल वही है, और वही कहते हैं ना मुकाफात अमल है। पहले नवाज शरीफ जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग, ये नारा लगाते थे। आज वो उन्होंने वफाक के खिलाफ केपी का नारा लगा दिया, तो वो भी सियासत खेल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई डिमांड है, कैदी नंबर 804 की डिमांड है कि चुप करके बैठे हुए हो, एंजॉय कर रहे हो वजारत आला और इतने बड़े वजीर आला हाउस में बैठे हुए, करो भाई कुछ कोई हिला के रखो इनको, इनको जरा इनको जलजला बपा करके रखो। तो वो है डिमांड भी, तो उस पे कर रहे हैं। तो सर ये जो एग्रेसिवनेस है इसका फायदा किसको होगा? और फिर ये भी जरा फरमाइएगा कि वफाकी हुकूमत बैकफुट पे क्यों है इस मामले में? देखें, इस पे फायदा तो डेफिनेटली पीटीआई को और अली अमीन गंडापुर को है सियासी जहाज से। अब इसका फायदा, इसका नुकसान भी है। वो ये है कि वो जितनी स्पेस चाह रहे थे सिस्टम में, वो उनको शायद कम हो जाएगी उनके लिए। और अगर वो उनको मिलेगी भी तो वो भी फिर शराइत के साथ मिलेगी कि भाई आप अपना ये बयानिया भी वापस लें, ये बात भी करें, ये बयान भी दें, तो ये चलेगा। अब गिव एंड टेक पे तो उन्होंने चूंकि लड़ाई शुरू कर दी है, तो केपी में वो ताकत नहीं है जो पंजाब में थी। मैंने जो मिसाल दी है नवाज शरीफ की, तो इसलिए नवाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर को बराबर तौर पैरेलल को ड्रा तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने तो एक मिसाल दी है कि केपी का जो वजीर आला वो काम तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि वो उसमें सियासी फायदा और बड़कबाजी और इसका जो पब्लिक में जो जिस तरह की उनकी फैन फॉलोइंग है उसमें उनको फायदा होगा। लेकिन वफाक क्यों बैकफुट पे है? वफाक इसलिए बैकफुट पे है कि वो नहीं चाहते कि एक छोटे से सूबे के साथ पंगा लेके उनको अहमियत नहीं। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, आप बड़ा तफसीली तौर पे मौजूदा करंट सूरत हाल पे अपना तजिया दे रहे थे। हज़रत प्रोग्राम वक्त पे पुजानी थी तो बचे असद मुमताज़ रख ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।